Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the new series that we are going to start. ये सीरीज रहने वाली है आपकी सोशोलॉजी की MCQ सीरीज. एज यू कैन सी ये रहेगी सोशोलॉजी की MCQ सीरीज, जहाँ पे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट इज़ UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT एग्जाम, PhD एंट्रेंस के लिए, गेट सोशोलॉजी के लिए, या फिर आप MA एंट्रेंस यानी CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट. ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है. एज इनिशियली जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं, ये वेरियस एग्जाम के PYQs रहने वाले हैं. आप देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे मैंने एग्जाम को कंसीडर किया. और UGC नेट की बात करूँ तो साल में 2 बार आपका एग्जाम हो रहा है. PGT के मल्टीपल अलग अलग स्टेट के एग्जाम होते हैं. CUET जो MA एंट्रेंस होता है वो आपका एक हमारे पास स्टैंडर्ड एग्जाम है. प्लस अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी पेपर MCQ फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम है, RPSC एंड BPSC एंड मैनी मोर, जिनके क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं. तो अगर इन्हीं सब क्वेश्चंस को, PYQs को ही हम प्रैक्टिस कर ले, तो आप देखते हो कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे. बहुत सारे टॉपिक का हमारे पास रिपीटेशन रहेगा. तो वो रिपीट से क्या होगा कि हमारा टॉपिक कंसेप्ट कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा. बिकॉज द अल्टीमेट वे टू प्रैक्टिस और टू चेक योर लाइक प्रोग्रेस और आपकी कितनी तैयारी हुई है इज टू प्रैक्टिस द वे जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है. अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो वी नीड टू प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग. अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव MCQ सॉल्व करने पढ़ते हैं, जिससे कि उस तरीके से हमारा जो एक पैटर्न है जो हम पढ़ रहे हैं. बिकॉज देखो, कभी भी अपनी तैयारी को लेकर आप और मैं श्योर नहीं हो सकते कि वी आर 100% प्रिपेयर. हमें लगेगा हमेशा कुछ ना कुछ छूट रहा है, वी आर नॉट प्रिपेयर, ये चीज़ रह गई है, वो टॉपिक रह गया है. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट कवर, सिलेबस कवर करो जहाँ से भी आप कर रहे हो. ये वैसे तो नेट की तो पेड क्लासेस चल ही रही है. जस्ट कवर अप द सिलेबस एंड प्रैक्टिस द MCQ. कवर अप द टॉपिक एंड MCQ प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ चीज़ें हम डूएबल हैं. ओके, सो इस तरीके से ये सीरीज हमारी रहने वाली है. ये नोट्स जो है आप लोग अगर मेंशन करेंगे, आप लोग अगर मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे इस वीडियो में, सो मैं इनकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी. कहाँ कैसे वो अपकमिंग वीडियोस में बता दिया जाएगा, बट ओनली आफ्टर इफ यू गाइज मैसेज मी कि आपको इसकी PDF रिक्वायर्ड है एंड यू नीड मोर वीडियोज. तो इस तरीके की पूरी फुल सीरीज हम लोग कवर अप करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो पूछ रहा है द सोशल प्रोसेस थ्रू विच, ऐसा सोशल प्रोसेस, एक सोशल प्रोसेस की बात की गई है जिससे कि चिल्ड्रन में डेवलप होती है अवेयरनेस ऑफ सोशल नॉर्म एंड वैल्यूज एंड अचीव अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ सेल्फ. मतलब उन्हें अपने बारे में कुछ चीज़ें पता चलती हैं, सोशल नॉर्म्स क्या हैं वो उन्हें पता चलते हैं, कुछ वैल्यूज पता चलती है एक बच्चे को. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजुकेशन कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, स्कूल एजुकेशन कहते हैं, या फिर सोशलाइजेशन कहते हैं. एज यू कैन सी मैंने आंसर नीचे ही लिख दिया है सो दैट रिवीजन आसान हो, बट हम थोड़ा देख लेते हैं. देखिए, सोशलाइजेशन जो है ना, ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है. और जितनी भी चीज़ें बाकी वर्ड आप देख रहे हो ना, एजुकेशन एंड ऑल, ये सब सोशलाइजेशन के अंदर ही जाती हैं. सोशलाइजेशन जो है वो एक बच्चे के जन्म से लेके स्टार्ट हो जाता है एंड टिल द एंड ऑफ द लाइफ ये कंटिन्यूटी में चलता है. एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है. एक बच्चा अपनी फैमिली से बेसिक चीज़ें सीख रहा है, वैल्यूज सीख रहा है, देन स्कूल जाके एजुकेट हो रहा है. तो सोशलाइजेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली डेवलपमेंट प्रोसेस है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस. देयर इज अ कंसेप्ट नेम है साइको एनालिसिस. इसके फाउंडर कौन है? हमारे पास कुछ नाम है, हर्बर्ट मीड है, चार्ल्स कूले है, सिगमंड फ्रॉइड है, या फिर कार्ल मार्क्स है. तो देखिए, ये जो साइको एनालिसिस की हम लोग बात करें, साइको एनालिसिस इज अ way of listening to patient and better understanding of how their mind work. This is concerned or related with the concept or subject psychology, right? साइकोलॉजी से ये थोड़ा सा रिलेटेड है, जिसके फादर जो है वो आप देख सकते हो सिगमंड फ्रॉइड है. ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है जो 1856 में जन्मे, विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. इनको हम लोग फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोलते हैं, राइट? इनके अकॉर्डिंग साइको एनालिसिस एक वे है जिसके थ्रू आप पेशेंट को समझ सकते हो कि उनका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, right? If they have some psychological issue with them, there is some sort of thought process that is going differently with them, तो how their mind work. So this is psychoanalysis. अब माइंड्स के देखो, इनकी और भी थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हम माइंड के अगर 3 कंपोनेंट देखें, वो भी मैं यही बता रही हूँ. आगे फॉर श्योर पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी हमें मिलेगा.
मैं टॉपिक डिटेल में नहीं बता सकती हूँ एमसीक्यू में सारे के सारे आपको, बट छोटी छोटी चीज़ें जितनी मैं बता सकती हूँ मैं बता दूंगी साथ साथ। यहाँ पे इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए हैं, आईडी, सुपर ईगो एंड ईगो। आईडी मतलब कि आपको कोई चीज़ चाहिए, सो दैट इज द थिंग कि आई वांट दिस, राइट। फिर आपको पता है कि उसके लिए काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल बात है ना कि काम करोगे तब यू विल गेट दैट। आपको एग्जाम क्लियर करना है तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स वर्क ऑन इट। एंड फिर एक चीज़ है, दिस इज नॉट द वे टू गेट इट। फॉर एग्जाम्पल यू गेट अ कॉल कि आपको पेपर मिल जाएगा, जस्ट गिव मी दिस अमाउंट, यू विल गेट सेलेक्टेड, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो फिर आप देख रहे हो नो दिस इज नॉट द वे, आपको वैल्यूज, मोरालिटी, ये सब चीज़ें आ रही हैं कि नो दिस इज नॉट द वे टू अचीव द गोल और द टारगेट। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, सो दैट आप थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके। बाकी तो देखो टॉपिक है, डिटेल जब थिंकर पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ। And I am also planning to start an important topic series. If you want that, then we will also work on that. फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है हु सेड दैट सेल्फ इज अ सोशल सेल्फ। सबसे पहले तो सेल्फ की बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ की, राइट, विच रिक्वायर्स सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव इफ वी आर टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्फ इमर्जेस डेवलप, कि ये सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सिगमंड फ्रॉइड, जीएच मीड, आपका जीन पियाजे एंड विगोट्स्की। अब देखो सिंपल से अगर आपने सोशोलॉजी के बेसिक थिंकर्स भी पढ़ लिए हैं तो आपको पता होगा सेल्फ की थ्योरी डेवलप करी थी जीएच मीड ने। ये तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि सरप्लस वैल्यू की बात की जाए, क्लास कॉन्शियसनेस की बात की जाए, कार्ल मार्क्स नाम आता है, सोशल इवोल्यूशन की बात की जाए, हर्बर्ट स्पेंसर दिमाग में आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है जो पता ही होनी चाहिए बीइंग लाइक जो आप कोई सोशोलॉजी रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो। तो ये जीएच मीड ने ये थ्योरी दी है, इन्होंने सेल्फ का कंसेप्ट डेवलप किया, जिसमें इन्होंने बात की दैट वन आइडेंटिटी इमर्ज आउट ऑफ एक्सटर्नल सोशल इंटरेक्शन। मेरी आइडेंटिटी, व्हाट आई एम, ये डिपेंड करता है कि बाहर मेरा कैसे, किस तरीके से। जैसे देखो सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना कि यार जो जिस बैकग्राउंड में रहेगा वो उसी तरीके से शेप होता है। फैमिली बैकग्राउंड, आपकी सोशल नेबरहुड, आप किस तरीके की ग्रुपिंग में रह रहे हो, हम कहते हैं संगति अच्छी नहीं है, तो दैट एक्सटर्नल थिंग डिपेंड योर आइडेंटिटी, वो आप पे रिफ्लेक्ट डालती है, राइट। सो वो सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरनल फीलिंग जो है वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं, अगेन नाम देख लेते हैं अभी, प्रिपरेटरी स्टेज एंड प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज। अब इसको लेके भी आगे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट डिस्कस्ड बाय जीएच मीड इन हिज थ्योरी ऑफ सेल्फ। 3 स्टेजेस ये दे देगा, एक कोई और स्टेज दे देगा आपको, राइट। तो आपको पता होना चाहिए दैट आपका P to G जो है ये हमारी स्टेज है, प्रिपरेटरी, प्ले एंड गेम स्टेज। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, मतलब कोई ट्रेडिशन है जिसे लोकल करना है, या फिर रिडक्शन टू लेस सिस्टमैटिक एंड लेस रिफ्लेक्टिव डायमेंशन को हम क्या कहते हैं। अच्छा चलिए फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता, वैसे तो आंसर ये देख रहे हो आप, पैरोक्लाइजेशन आंसर है, बट अगर आपको नहीं पता तो यूनिवर्सलाइजेशन, मुझे पता है कि यूनिवर्सलाइजेशन इज समथिंग विच इज देयर एवरीवेयर, जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। what does the word universal means? Universal is something that is everywhere, right? Globalization is something that integrating, आप इकोनॉमी को, वैल्यूज को, आजकल तो एजुकेशन वगैरह भी ग्लोबलाइज हो गई है, काफ़ी कुछ ग्लोबलाइज हो रहा है। सो आपको इंटीग्रेट करना है अपनी इकोनॉमी, अपनी प्लेस को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। संस्कृताइजेशन इज अ कंसेप्ट विच इज गिवन बाय एम एन श्रीनिवास, जो बात करता है आप क्या कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो किसको, एक लोअर कास्ट के पीपल जो है वो अपर कास्ट के क्या कल्चर एंड ट्रेड्स को कॉपी कर रहे हैं, लाइक जनेऊ पहन लेना, तिलक लगा लेना, काइंड ऑफ टू गेन दैट सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी, राइट। सो अब ये 3 तो मुझे पता है कि कहीं भी इस बात से लिंक नहीं कर रहे हैं, सो द रेस्ट इज पैरोक्लाइजेशन, सो दैट विल बी द आंसर। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब कोई ग्रेट ट्रेडिशन है, जब कोई एक बड़ी ग्रेट चीज़ है, राइट, जो कि जैसे बड़े बड़े एपिक्स है, कोई बुक्स है आपकी, उनमें चेंज आ गया एट द लोकल लेवल और द विलेज लेवल, राइट। अब बहुत से देखो चीज़ें ट्रांसलेट भी की गई हैं, पुरानी एंशिएंट टेक्स्ट जो है हमारे, उनको ट्रांसलेट भी किया गया सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, उनको वास्ट जगह तक उनको इलैबोरेट करा जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक उस चीज़ की रीच पहुंच सके। तो वही तो है एक ग्रेट ट्रेडिशन को ब्रेक डाउन करना आप उसको, ताकि एट द लोकल लेवल और विलेज लेवल तक की यहाँ पे बात की जा रही है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, उसको अडॉप्ट किया जा सके। ये कंसेप्ट जो है वो मैकम मैरिट जो थे ही लाइक इस कंसेप्ट को उन्होंने आगे डेवलप किया
एंड कहाँ पे किया, उनकी बुक थी लिटिल कम्युनिटीज इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन। तो एक नाम भी याद रखो पैराकोलाइजेशन से रिलेटेड, मैकम मैरेट। डन। नेक्स्ट, विच अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी। सोसाइटी में ऑर्डर बना रहा है, ऑप्शन पढ़ लो, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरैक्शनिज्म, पॉजिटिविज्म। तो ये आपको पता है पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी का टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं ना, किस तरीके से हम सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट आप इसकी स्टडी करोगे। तो अगर आप देखो, कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि दो ग्रुप के बीच में कोई ना कोई एक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन रहेगी, ये दो ग्रुप हार्मनी से नहीं रह रहे हैं, इनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दैट्स वाई ये चीज डिस्कस करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने बात की थी, राइट, कार्ल मार्क्स ने बात की थी हैव एंड हैव नॉट्स की। पॉजिटिविज्म साइंटिफिक एंड रेशनल अप्रोच की बात करता है कि वी विल स्टडी द सोसाइटी पॉजिटिविस्ट तरीके से, यानी कि साइंटिफिक और रेशनल तरीके से पढ़ेंगे। इंटरैक्शनिज्म इज हाउ वी आर इंटरैक्टिंग, राइट। मैं जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, मैं बोल के बता रही हूँ, देन देयर आर सिंबल्स जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरैक्शनिज्म। फिर फंक्शनलिज्म कहता है दैट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट। सोसाइटी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी है और हर पार्ट का अपना फंक्शन है परफॉर्म करने का, राइट। जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, आपकी बॉडी में बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन है ना, सबका अपना फंक्शन है। अगर कोई भी एक पार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा, अच्छा एक आंख दिख नहीं रही है, कोई भी एक पार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा तो रेस्ट पार्ट जो है वो भी मामला बॉडी का गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से सोसाइटी भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी है, एंड एक पार्ट में भी अगर कोई गड़बड़ आई तो सोसाइटी का जो ऑर्डर है, जो सोसाइटी का एक फंक्शनिंग है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर बना रहे, ये बात कौन कर रहा है यहाँ पे, फंक्शनलिज्म कर रहा है। फिर एक फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा सीधा, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट जो था वो पास किया गया था इन द ईयर 1994 में, जिसमें ये बोला गया कि आप पहले से नहीं सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बिकॉज उसके थ्रू अगर आप चेक कर रहे हो तो फिर अगर फीमेल है, अगर गर्ल चाइल्ड है तो आप उसको फीमेल फॉर्टिसाइड के केस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न बन रहा था, तो इसको कंप्लीटली बैन किया गया। आगे चल के 2002-3 में से अमेंड भी किया गया, बस ठीक है। यहाँ सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1994 में ये आपका एक्ट पास किया गया। देन देयर इज अ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दरकीम एक्सेसिव रेगुलेशन में रिजल्ट इन डैश टाइप ऑफ सुसाइड। अब देखो, बहुत डिटेल में मैं सुसाइड नहीं पढ़ा सकती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज 10-15 मिनट तो चीज़ों को समझाने में लग जाते हैं, बट हाँ मैं वो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करूंगी वहां मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। दैट डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्स वेदर यू वांट दैट और यू वांट टू कवर द थिंग्स लाइक दैट ओनली। सो यहाँ पे थ्योरी ऑफ सुसाइड को अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने ये एक चार्ट बनाया है, मैंने सीधा ऊपर आंसर लिख दिया, बट यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है कि दरकीम के अकॉर्डिंग जो सुसाइड है ना, उन्होंने उसको बताया कि सुसाइड का ना रीजन होता है सोशल। सुसाइड कोई साइकोलॉजिकल रीजन नहीं होता कि इंसान के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है दैट्स वाई पीपल कमिट सुसाइड, नो, साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि या तो समाज में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, मतलब इंटीग्रेशन एक रीजन है, ज़्यादा जुड़े हैं या कम जुड़े हैं, या तो टू मच इंटीग्रेशन है उनके बीच में या इतना इंटीग्रेशन नहीं है, लोग आपस में आइसोलेट होके रह रहे हैं, या फिर लोग दूसरे को बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, रूल्स, नॉर्म्स उसको फॉलो कराए जा रहे हैं। टू मच रेगुलेशन है या उतना रेगुलेशन है ही नहीं, उतने कंट्रोल और चीज़ों में है ही नहीं, राइट। तो अगर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है, पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड विद द थिंग्स, जैसे कि लोग अपनी जॉब से, ड्यूटी से, कोविड में डॉक्टर जॉब कर रहे हैं, आर्मी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जॉब से कनेक्टेड है, दैट दे आर रेडी टू किल देमसेल्फ, मतलब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, किल देमसेल्फ इज नॉट द वर्ड। तो ये हो जाता है अल्ट्रिस्टिक सुसाइड, जब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है। जब इंटीग्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है, पीपल आर लाइक आइसोलेटेड, दे आर इन देयर सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा लाइक परेशान हो जाओगे, अकेले में डिप्रेस हो जाओगे, तो दैट इज ईगोइस्टिक सुसाइड। जब बहुत रेगुलेशन है, बहुत एक्सेसिव प्रेशर आप पे बनाया जा रहा है, रूल्स नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, दैट इज फेटलिस्टिक, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन कैन नॉट कंसीव, अगर किसी के बेबी नहीं हो सकता, आप बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, मार्क्स के लिए किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, सो दैट मे कम अंडर फेटलिस्टिक सुसाइड। और एनॉमिक, जब आपका कोई रेगुलेशन नहीं है, सोसाइटी इज इन अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस, जब सोसाइटी में कोई नॉर्म फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो जैसे कि बैंकरप्सी हो जाए या किसी की लॉटरी निकल जाए एकदम से, तो वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। लॉटरी निकल गई तो पर्सन विल नॉट एबल टू रियलाइज कि इस पैसे को मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, तो भी वो एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी, राइट। बैंकरप्सी हो जाए, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, पर्सन के पास पैसा ही नहीं बचा, तो भी वो एक एनॉमिक सिचुएशन है, सो दैट इज एनॉमिक सुसाइड। तो यहाँ एक्सेसिव रेगुलेशन पूछा गया था, राइट, एक्सेसिव यानी टू मच, तो आंसर हो गया था फेटलिस्टिक। होप यू गॉट इट। आप छोटा सा ये फ्लो चार्ट अपने पास बना लेंगे तो आप लोग भी चीज़ों को याद रख पाएंगे। फिर सीधा सीधा पूछा है, अकॉर्डिंग टू कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, आप लोगों को पता होगा ये बात,
हु इज नोन एज फादर ऑफ सोशोलॉजी, उनके अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द डैश थॉट एंड एक्सप्लेनेशन डेवलप, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे साइंस और एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे आपकी एक्सपेरिमेंटेशन जो है थॉट सेट होता है। अच्छा, अब ऑप्शन वही दिए हैं, ये सीधा सीधा टॉपिक है 3 स्टेजेस जो कि अगस्त कॉम देते हैं। तो 3 स्टेजेस जो ये देते हैं वो आपकी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया नाम तो थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज। ये कहते हैं कि थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता था, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द रिलीजन, वट एवर इज हैपनिंग इज ड्यू टू द गॉड, हर चीज़ को रिलीजन से कनेक्ट कर रहे थे। फिर देयर कम अ टाइम जिसमें हम नेचर के टुवर्ड्स आ गए, हम नेचर को भी वर्शिप करने लगे, हम नेचर से भी चीज़ों को कनेक्ट करने लग गए, देन दैट इज मेटाफिजिकल स्टेज। एंड देन देयर कम अ टाइम जब हम हर चीज़ को लॉजिकली, रेशनली दिमाग लगा के सोचने लगे, व्हाई इट इज हैपनिंग, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द थिंग्स, यानी साइंटिफिक टाइम आ गया, तो दैट इज पॉजिटिव स्टेज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, साइंस और एम्पेरिकल पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव स्टेज। डन। फिर अगेन एक सिंपल एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, बुक का नाम पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई विल से ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम पढ़ते हैं जब मैक्स वेबर पढ़ते हैं। दैट मैक्स वेबर का रिलीजन को लेके एक इंपॉर्टेंट वर्क है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सीधा पूछा है किसका इंपॉर्टेंट वर्क है। प्रोटेस्टेंट एक क्रिश्चियनिटी का ग्रुप है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। फिर उसके बाद इन्होंने लिंक करा, इन्होंने उस समय ऑब्जर्व करा था कि जितने भी प्रोटेस्टेंट लोग हैं ना, ज्यादातर वही कैपिटलिस्ट हैं, तो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो इन्होंने इन दोनों को स्टडी करी, इन दोनों को कंपेयर करा, और इसी को नहीं, इन्होंने बहुत सारे रिलीजन को स्टडी करा, चाइना के, इंडिया के, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन को स्टडी करा, एंड ही फाउंड दैट कि यस देयर आर समथिंग दैट इज कॉमन बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैपिटलिज्म, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटेस्टेंट पीपल आर कैपिटलिस्ट। तो ये इनकी बुक का मेन कंक्लूजन था। नेक्स्ट, सोशल इवोल्यूशन, द आइडिया ब्लेंडेड इनटू द थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन, ये किस चीज़ पे बेस्ड है। सोशल इवोल्यूशन के कंसेप्ट में बात करूँ, सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई, तो सोसाइटी इवॉल्व होने की बात इनिशियल थिंकर में मैं बात करूँ तो आप देखते हो अगस्त कॉम्ट कर रहे थे, हर्बर्ट स्पेंसर भी कर रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने बात का है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो चार्ल्स डार्विन से इंस्पायर होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने ही बात की थी, दैट हूसोएवर इज फिटेस्ट, जो भी फिट है, फिट मतलब फिजिकली बॉडी बिल्डिंग जिम की बात नहीं हो रही है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से बात हो रही है, जो भी अडेप्ट कर पाएगा सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को, सोसाइटी में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसको, दैट पर्सन विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये चीज़ थी। फिर द इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ ऑल सोशल सिस्टम, जितने भी सोशल सिस्टम है उसमें एक सम सॉर्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी इज देयर, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी में चीज़ें चल रही हैं। सोसाइटी है, इवोल्यूशन होता है, प्रोग्रेस होती है, चेंजेस आते हैं, सोसाइटी विल अंडरगो चेंजेस, तो स्टेबिलिटी तो नहीं रह सकती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी सोसाइटी में। तो यस, ये सोशल इवोल्यूशन की बातें जो हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आवर आंसर विल बी दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। सो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट। आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल प्रिपेयर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड हम इस सीरीज़ को कंटिन्यूटी में रखेंगे एंड अभी ऑल्टरनेट बेसिस पे एंड देन फिर डेली बेसिस पे वी विल प्लान कि हम इस सीरीज़ को जल्द से जल्द कंप्लीट करें आपके अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, आपके अपकमिंग यूजीसी नेट के लिए। सीयूईटी पीजी तो कुछ ही दिनों में है, तो कुछ पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कुछ चीज़ें इससे हम कवर कर पाएँ फॉर दैट। So yeah, that's all for this. Thank you everyone for watching.